राधे राधे बच्चों। ठीक है, तो पोस्टर दिख ही रहा होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया है, तो उस फॉर्म में जो उसके कि कौन कौन सा कोर्स है ये बात करेंगे। पेपर कैसा आएगा, फॉर्म कैसे भरना है, क्या चूज करना है, किस में एडमिशन कैसे होगा। तो ये पूरा जो ये कहते हो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, ठीक है, जो सूचना निकली है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, वो पूरा ब्राउचर है। इसी पूरे PDF को हम लोग जो हमारे पूरा एकदम कहते हो एक एक छोटी छोटी चीज़ तो नहीं समझेंगे, लेकिन जो हमारी मेजर चीज़ें, जो हमारी यूजफुल चीज़ें हैं, वो सारी इस बात पे चर्चा होगी आज। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ कि देखो ये वेबसाइट याद कर लो। ठीक, इस वेबसाइट पे जो भी अपडेट आएगा तुम इसी वेबसाइट पर पता चलेगा। आगे की जैसे मालूम जो अपडेट आएगा मैं तो बताने की कोशिश करूँगा ये, लेकिन तुम भी साथ में एक्टिव रहो। ठीक है, तुम भी जानते रहो कि अब कोई भी जगह खबर आ रही है कि एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, काउंसलिंग कब होगी वगैरह वगैरह, तो उसके लिए ये वेबसाइट है हमारी। ठीक, ये हमारी जो वेबसाइट है उसी में हमारा काम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो धीरे चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब तो उसके एडवर्टीजमेंट है, कैसे हो प्रचार प्रसार है। हाँ, क्या क्या हम लोग समझेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे। जनरल जनरल इंफॉर्मेशन, वेटेज कैसे है, कौन कौन से प्रोग्राम है। ठीक है, फिर बारी बारी सारे प्रोग्राम समझेंगे, BA BSc, ठीक है, BCom LLB कह सकते हो, फिर फाइन आर्ट्स का, योगा का, इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट का, टूरिज्म का, फार्मेसी का, सब धीरे समझेंगे बारी बारी। एडमिशन फी स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चाहिए वगैरह वगैरह, सब धीरे धीरे सब समझेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो PDF बड़ा है इसलिए खुलने में थोड़ा समय लग रहा है, और कोई बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। ये कौन है, ये हमारी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ये तुम्हारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, नाम इनका प्रोफेसर आलोक कुमार राय। हाँ, चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भैया ये जो भी जितने भी नियम हैं वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की नियमावली के तहत है। जो भी एडमिशन के दौरान जो भी नियम कानून है वो सब लखनऊ यूनिवर्सिटी की देख रेख में होंगे सारे कामकाज। ठीक, ये कहने का मतलब है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है अगर कोई बच्चा है जिसका गैप है, जैसे मान लो 12 पिछले साल ही पास किया है, तो अगर उसका गैप है तो उसको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चा गैप वाला है तो उसको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट, उसका गैप सर्टिफिकेट भी बनेगा। गैप सर्टिफिकेट फॉर्म भरते हुए नहीं लगेगा, लेकिन जब एडमिशन होगा, जब वो एडमिशन करवाएगा उस समय लगेगा, फॉर्म भरते समय नहीं लगेगा। एडमिशन के समय गैप सर्टिफिकेट चाहिए, वो उन बच्चों के लिए जो 2024 में 12th पास किए हैं या उसके पहले भी। ठीक है, और अगर आपको कोई रिजर्वेशन चाहिए या एक होता है जीरो फीस की भी सुविधा है, मतलब कोई फ़ीस नहीं लगेगी आपकी। ऐसी कुछ सीटें होती हैं जिसमें आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो अगर जीरो फीस चाहिए या रिजर्वेशन चाहिए तो उसकी रिकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे OBC का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, या हैंडीकैप्ड है उसका सर्टिफिकेट, ब्लाइंड है, कुछ ब्लाइंडनेस है उसका सर्टिफिकेट, मतलब आपको किसी भी चीज़ का अगर फ़ायदा आरक्षण चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो SC ST वाले बच्चे हैं या जो OBC वाले बच्चे हैं उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ख़ास बात ये है जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो OBC हो चाहे SC हो, उनको जनरल ही माना जाएगा। जैसे यूपी का जो बच्चा है उसी को बस ही कैटेगरी वाला जो रिजर्वेशन होता है, कैटेगरी वाला रिजर्वेशन मतलब OBC SC ST का फ़ायदा मिलेगा। अगर अदर स्टेट का बच्चा है, साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। राजस्थान का कोई बच्चा है, दिल्ली का कोई बच्चा है, हरियाणा का कोई बच्चा अगर ये फॉर्म भरता है तो उसको जनरल ही माना जाएगा। ठीक,
जो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो गवर्नमेंट पे वेरीफाई किया जाएगा, साइट पे, गवर्नमेंट साइट की होती है, ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा। क्योंकि आप कभी भी इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो तो आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर से उस सर्टिफिकेट का नंबर होता है, उस नंबर से आप वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये रियल है कि फेक है, तो वेरीफाई किया जाएगा, वही कह रहा है। ठीक, फिर ये वाला पॉइंट कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, जो बच्चे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 12 में, 12 भी हो सकता है, डिप्लोमा भी हो सकता है, पॉलिटेक्निक, जैसे मान लो जो बच्चा, वही क्या इसका मतलब हम समझा रहे हैं, ये लाइन ये कहना चाह रही है, जो बच्चा इस बार 12 में है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी फॉर्म भर सकता है। जो बच्चा इस बार 12 में है, इस बार उसने परीक्षा दी है, ठीक है, इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे, अर्ह मतलब योग्य होंगे, ठीक है, एप्लीकेबल होंगे, बस उनको और जो कंडीशन है, मतलब काउंसलिंग होने से पहले तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, बस यही बात है। ठीक, यूपी बोर्ड वालों का रिजल्ट आ ही गया है, सीबीएसई वालों का रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, वो भी, और भी बोर्ड का अगर रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यही है, जब एडमिशन कराने की बारी आएगी, जब आप एडमिशन कराने जाओगे, उस समय आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया हम पास हो गए हैं। उस समय नहीं पास थे, लेकिन फॉर्म भरने के बाद परीक्षा से देते तब तक हमारा रिजल्ट आ गया, हम पास हो चुके हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि नियम में अगर कोई बदलाव करना है तो यूनिवर्सिटी को उसका पूरा अधिकार है। ठीक, ये कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है फॉर्म भरते वक्त, कोई आप ओबीसी नहीं थे, ओबीसी का फेक सर्टिफिकेट लगा दिया, या आपने नंबर गलत भर दिया, बोर्ड का नंबर आपका था 85%, आपने भर दिया 90%, मतलब आपका अगर कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन या कोई भी गलती पकड़ी जाती है, चाहे वो आपने जानबूझ के किया हो भाई, अब चाहे अनजाने में हो गई हो, आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है, अगर आपको आर्ट्स मतलब बीए बीएससी, कॉमर्स, लॉ मतलब वही एलएलबी, बी साइंस मतलब बीएससी, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट साइंस, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, योगा, ठीक है, और आयुर्वेद वाला जो है, मेडिसिन वाला, मेडिसिन आयुर्वेद नहीं कहेंगे, मेडिसिन कहेंगे, ठीक है, इन समय अगर आपको कोर्स करना है तो आपको एक परीक्षा देनी होगी, UGET की परीक्षा। ठीक, ये एक परीक्षा होगी। ये परीक्षा में क्या सवाल आएंगे, ये बता रहा है कि बीए के लिए, कॉमर्स के लिए, एलएलबी के लिए, बीएससी के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए या फाइन आर्ट्स के लिए या योगा के लिए, इन सब के लिए आपको UGET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक, वो एग्ज़ाम आप देंगे, उस एग्ज़ाम में आपका जो नंबर आएगा उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, जो ये UGET का एग्ज़ाम है, इसमें 100 सवाल आएंगे, अभी आगे बात करेंगे, इसमें 100 सवाल आएंगे, तो आप पेपर दोगे, रिजल्ट आगे, उसी पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, उसमें जो नंबर आएगा उसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद अगर मान लो कह रहा है कि 2 बच्चों के नंबर बराबर हो गए, मान लो जो पेपर हुआ जो लखनऊ यूनिवर्सिटी कराएगी, अगर उसमें 2 बच्चों के नंबर बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद उनका इंटर का नंबर देखा जाएगा। अगर 12 का बच्चा है, मान लो 12 का बच्चा है, जैसे मान लो तुम UGT का एग्ज़ाम दिया, UGET का लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पेपर उसने दिया इंट्रेंस एग्ज़ाम, दोनों बच्चों के नंबर बराबर आ गए, तब कौन ऊपर रहेगा, उसके लिए उसके बोर्ड का नंबर देखा जाएगा, 12th का नंबर। अगर 12th का भी नंबर बराबर हो जाएगा, अगर 12th का भी नंबर बराबर हो जाएगा तो उसके हाई स्कूल का नंबर देखा जाएगा। ठीक है, यदि उसका 12th का भी नंबर बराबर हो जाएगा तो उसके हाई स्कूल का भी नंबर देखा जाएगा। ठीक, अगर उसके हाई स्कूल का भी नंबर बराबर हो जाएगा, कह रहा देख रहा है, यदि हाई स्कूल में प्राप्त अंक भी बराबर है तो ऐसी स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अगर उसका हाई स्कूल का भी नंबर 2 बच्चों का बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब उसमें जो बड़ा होगा, जो भैया होगा या जो दीदी होगी, ठीक है, उसको फ़ायदा मिलेगा। जो एज में एक बड़ा होगा, 1 साल 2 साल, जो भी 1 दिन का भी बड़ा होगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास हर वक्त अधिकार है आपका एडमिशन, अगर कोई भी गलती पाती है कैंसिल कर सकती है, वही कह रहा है। ठीक, आपको वेटेज भी मिलेगा, वेटेज, अगर आपके पास कोई वेटेज है, अब वेटेज क्या तो अभी समझेंगे, अगर आपके पास कोई वेटेज है तो आपको वेटेज भी मिलेगा। वेटेज क्या तो अभी आगे समझेंगे। ठीक है, एडमिशन के बाद मेरिट लिस्ट बनाने में, ठीक है,
योग्यता जो है उस समय जब डिसाइड होगी एडमिशन होगा नहीं, उसमें वेटेज का भी कुछ योगदान है। वेटेज क्या होता है अभी देखेंगे धीरे, देखो वेटेज क्या होता है। फिर अगला है अगर आपका इंग्लिश नहीं है बोर्ड में तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक, मतलब कहते हो आप दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, जो भी कहो, अगर इंग्लिश नहीं दिए हो आप इंग्लिश का एग्ज़ाम, जैसे मान लो नॉर्मली सभी बच्चे अब इंग्लिश ले लेते हैं, लेकिन अगर बच्चा इंग्लिश नहीं लिया तो वो कह रहे एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक, वो भी कहाँ के लिए देखो, मतलब ये हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, प्रयागराज में एक संस्था है, या नडवा कॉलेज एक लखनऊ में एक संस्था है, वहाँ से पढ़ा हुआ। तो जनरल बच्चों के लिए नहीं है, वो वहाँ के बच्चों के लिए है। अगर वो इंग्लिश का पेपर नहीं दिए हैं तो उनका एडमिशन नहीं होगा। तो उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी है। केवल अगर हिंदी का, जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन, नाम ही देखो हिंदी साहित्य सम्मेलन, मतलब वो हिंदी से संबंधित कोई पढ़ाई है, अब वो इंग्लिश का पेपर नहीं दिए तो एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर दूसरा कह रहा है अगर कोई अगला कोई कह रहा है अगर फॉरेनर है, कोई विदेशी है, अगर कोई विदेशी है तो उसको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक का नॉलेज होना ही चाहिए। अगर उसको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती है, दोनों में से कोई भी नहीं आता है, एक मिनट पता नहीं क्या घूम रहा है, अगर कोई नहीं आता है तो एडमिशन नहीं कर सकता है। दूसरा अगर एलएलबी वाला, अगला कह रहा है एलएलबी, अगर देखो अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो एलएलबी करने के लिए देखो एलएलबी दो तरीके से होती है। एक होता है बीए करने के बाद, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप एलएलबी करते हो, ठीक है, वो 2 ही साल का होता है। और एक एलएलबी होता है 5 साल का। 5 साल में मतलब आपको बीए भी, मतलब ग्रेजुएशन भी कराया जाता है और साथ में एलएलबी भी कराई जाती है। तो यहाँ ये कह रहा है अगर आप पहले से मान लो ग्रेजुएशन किए हुए हैं तभी भी आपको शुरू से एडमिशन 5 साल का ही एलएलबी करना होगा। यहाँ पर एलएलबी 2 तरह की होती है, एक 5 साल का होता है, एक 2 साल का। तो यहाँ 2 साल वाला नहीं है, मतलब लैटरल एंट्री नहीं होगी। कह रहा है लैटरल एंट्री नहीं होगी आपको, देखो साफ कह रहा है लैटरल एंट्री नहीं होगी और नो लैटरल एंट्री, हम ये वाला पॉइंट समझा रहे हैं, नो लैटरल एंट्री। ठीक है, थोड़ा एक बार फिर समझने की कोशिश। जैसे होता है क्या, देखो एक बच्चा मान लो इंटर पास किया है, तो जब बच्चा इंटर में है, इंटर पास कर रहा है, उसको तो 5 साल वाले में ही एडमिशन मिलेगा और 5 साल वाले उसको लेना ही लेना है। लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं, जैसे मान लो मैंने बीएससी कर लिया, मान लो मैंने बीएससी कर लिया है, अब बीएससी करने के बाद मैं कहूँ कि सर मैं तो बीएससी कर चुका हूँ, मेरा एजुकेशन हो चुका है, बस मेरा बीच में जो 2 साल वाली एलएलबी उसमें एडमिशन करा दीजिए, वो नहीं होगा, आपको पूरा 5 साल वाला एडमिशन ही लेना पड़ेगा। और ये भी है अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आप साथ में कोई और कोर्स नहीं कर सकते। ऐसा होता है कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, साथ में आप कोई प्राइवेट कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, 6 महीने का, कई सारे वो कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होता है या और भी कई सारे कोर्स, ये सब आप नहीं कर सकते हो एलएलबी करते समय। ठीक, आते फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जो मेन चीज़ वही, हाँ ये देखो वेटेज वाली बात है, वेटेज वाली बात जो समझाएं कि आपको वेटेज पे मिलेगा मेरिट लिस्ट बनाने। कैसे वेटेज मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा कैसे, अगर आपको जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे आपने कोई खेल खेला है, जैसे आपने राज्य स्तर पे या जिला स्तर पे क्रिकेट खेला हो, फुटबॉल खेला हो, कबड्डी खेला हो और आपको सर्टिफिकेट मिला उस चीज़ का, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिला हो या अवार्ड का सर्टिफिकेट, ठीक है, जैसे जिला स्तर पे सरकारी, मतलब जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे प्रतियोगिताएं होती रहती हैं स्पोर्ट्स की भी, तो अगर उसमें आपने सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 5% का वेटेज मिलेगा, 5%। वो भी इंटर, जैसे मान लो इंटर में 400 नंबर पाया बच्चा, 400 नंबर पाया है बच्चा इंटर में, मान लो इंटर में बच्चा अगर 400 नंबर पाया है और उसके पास आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, वो उत्कृष्ट खिलाड़ी है, वो उसके पास सर्टिफिकेट है इस बात का, तो उसका 5% नंबर बढ़ जाएगा। 5% बढ़ने का मतलब 4 5 20 नंबर तुरंत उसका बढ़ जाएगा, तो उसका 420 नंबर जोड़ा जाएगा, 420 नंबर। ठीक, ऐसे अगर उसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसका 2.5% बढ़ जाएगा। मतलब अगर मान लो इंटर में वो 400 नंबर पाया है, इंटर में अगर 400 नंबर पाया है तो 2.5% मतलब 10 नंबर उसका बढ़ जाएगा, तुरंत हो जाएगा 410 नंबर उसको माना जाएगा उसके नंबर को, ऐसे। ठीक, फिर ऐसे अगर वो देखो अगर गर्ल्स है और एलएलबी करना चाहती है तो उसको 5% का वेटेज है, तो लड़कियों को एलएलबी के लिए 5% का वेटेज है। ठीक,
और फिर अगला शेड्यूल ये रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट का 21% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब का 2% है, ओबीसी का 27% है, ईडब्ल्यूएस का 50% है, बाकी जनरल। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट वो 1 जुलाई के बाद का ही होना चाहिए। नहीं, यही कह रहा है, सॉरी गलत बता दिए, 1 जुलाई के बाद का नहीं, 3 साल के अंदर का होना चाहिए, 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए। थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट अगला पढ़ कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 3 साल के अंदर का होना चाहिए। यही हाल इसमें भी है, एससी वाला भी है, एससी वाला भी सर्टिफिकेट 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए, ठीक है। 3 साल के बाहर का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, ये उनके लिए है। ये जो नीचे जो सब लिखा है, ये थोड़ा बहुत, ये 2-3 लाइन, ये जानते हो किसके लिए है? जिसके कोई ना कोई उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, जैसे किसी के भैया या किसी के मम्मी या पापा, ठीक है। अगर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। जैसे मान लो मैं ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और मेरा कोई बेटा है, ठीक है, तो उसको एडमिशन में कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। वो प्राइवेट स्कूल में भी होता है, जानते ही हो तुम लोग, ठीक है। अगर आप स्कूल के टीचर हैं, उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो तो फीस हो सके कम हो जाती है, हो सके या तो फीस नहीं है लगती है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट का फीस, टीचर कैंडिडेट होता है, मतलब अध्यापक का ही जो बच्चा होता है उसका फीस नहीं लगता है नॉर्मली, ये प्राइवेट। ऐसे यहाँ पर भी जो उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, मतलब विश्वविद्यालय में लखनऊ में, तो वहाँ के भी टीचर के जो संबंधित उनके भाई, छोटी बहन या उनके लड़के जो भी हैं, उनको लाभ है कुछ, ठीक है। तो वो हमारे काम की नहीं है। बाकी देखो ये कह रहा है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है, जो आपका कौन सा सर्टिफिकेट, खिलाड़ी वाला, वो किसी समक्ष अधिकारी जो उसके लायक है उसी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपका सीएमओ द्वारा, सीएमओ जो होता है डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट का एक सीएमओ होता है, ठीक है। जैसे खलीलाबाद हमारा है, खलीलाबाद में सीएमओ है, उसके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अगर आप फ्रीडम फाइटर के संबंधित है, फ्रीडम फाइटर को भी मिलता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। एनसीसी है तो एनसीसी का जो अधिकारी है उससे प्रमाणित होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट वाला अगर सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट है तो डीएम द्वारा या एडिशनल डीएम, एडीएम द्वारा वो प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। अगर शेड्यूल ट्राइब का है तो शेड्यूल ट्राइब का मतलब एसटी का, वो सर्टिफिकेट इंटरनेट पे वेरीफाइड होना चाहिए, ओबीसी का भी सर्टिफिकेट इंटरनेट पे वेरीफाइड होना चाहिए और 3 साल के अंदर का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको 0 फीस वाला लाभ चाहिए, कि यहाँ फीस कम वाला लाभ जो 0 फीस होती है, तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 6 महीने के भीतर होना चाहिए, विद इन 6 मंथ। अगर 0 फीस का लाभ चाहिए 6 महीने के भीतर, मतलब कह सकते हो इसी साल का होना चाहिए, जनवरी के बाद का ही, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ ठीक है। तो 6 महीने के भीतर का ही होना चाहिए और इंटरनेट पे वेरीफाई होना चाहिए। और उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जो हमारी काम की चीज़ वही पढ़ेंगे, तो इतना कहानी पढ़ेंगे तब तो आगे बढ़िए। बाकी ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा, ठीक है, जिनका समक्ष अधिकारी, मतलब जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी द्वारा वो प्रमाणित होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये भी कह रहा है। अगर आप जैसे बाद में नहीं काम चलेगा, इसी समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इसी समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। हैव टू अपलोड डूइंग द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन भरते समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब आते हैं, देखो प्रोग्राम्स क्या है। तो सबसे पहले बीए है, वहाँ पर बीए जो है वो 4 साल का है, मतलब 8 सेमेस्टर में प्रोग्राम होगा। बीए करने के लिए आपका अगर 40% होना चाहिए, अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो, ठीक है। बाकी एससी एसटी के लिए 33% होना चाहिए, ये होना चाहिए। बीए करते समय आपको 3 सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा। जैसे बीए आप करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, अब बीए आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 3 सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। 2 मेजर होता है, 1 माइनर होता है। 2 मेजर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, 2 मेजर और 1 माइनर, ठीक। जिस सब्जेक्ट को आप मेजर लिए हो उसको फिर माइनर सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। और कहाँ चुनना सब्जेक्ट, ये देखो ग्रुप है, ग्रुप
तो अगर आप बीए करना है तो इन ग्रुप में से आपको 3 सब्जेक्ट चुनना, 2 मेजर 1 माइनर। जैसे समझाने के लिए मैं कहूँ, कोई बच्चा हिंदी और इंग्लिश ले लिया मेजर, फिर उसको एक सब्जेक्ट माइनर लेना पड़ेगा, माइनर। तो माइनर मान लो ले लिया उसने होम साइंस, गृह विज्ञान ले लिया, या भूगोल ले लिया, भूगोल, ठीक है। ग्रुप ए में से एक सब्जेक्ट ले लिया, फिर ग्रुप बी में से एक सब्जेक्ट ले लिया, फिर ग्रुप सी में से लेना पड़ेगा ऐसे, या ग्रुप बी में से ले लिया, ग्रुप सी में से ले लिया, फिर ग्रुप ई में से लेना पड़ेगा। हर ग्रुप में से, मतलब एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट लेना है आपको, ठीक। जैसे मान लो कोई बच्चा उर्दू ले लिया, या और थोड़ा बढ़िया आते हैं, चलिए कोई बच्चा मान लो ले लिया जियोग्राफी ले लिया और पॉलिटिकल साइंस ले लिया, 2 मेजर बना दिया, 2 मेजर सब्जेक्ट कि हम भूगोल लेंगे और राजनीति विज्ञान लेंगे, ठीक है। भूगोल लेगा और राजनीति विज्ञान लेगा। उसके बाद उसको एक सब्जेक्ट और लेना है, तो मान लो ले लिया समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ले लिया। ऐसे आपको 3 सब्जेक्ट का चयन करना है, ठीक। अच्छा, कुछ देखोगे कि कोई सब्जेक्ट 2 बार होगा तो उसको दोबारा नहीं ले सकते हो आप, ऐसा इसमें नहीं है, आगे है, इसमें नहीं है, आगे। चलो, मतलब कुल मिला के आपको 2 मेजर 1 माइनर सब्जेक्ट का चुनाव करना है। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ पे देखो हिंदी 2 बार है, अरे एक हिंदी पे स्टार लगा है, स्टार, एक हिंदी पे स्टार नहीं लगा, एक हिंदी पे स्टार लगा है। तो स्टार लगने के आगे लिखा SF, ऐसा मतलब सेल्फ फाइनेंस्ड है। तो होता क्या, ध्यान दो, यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार का कोर्स होता है, ठीक। एक होता है कोर्स जो यूनिवर्सिटी कराती है, उसको उसमें सरकारी अनुदान मिलता है, मतलब सरकार की ओर से पैसा मिलता है उसको। जैसे मान लो बच्चे को पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने मान लो मैंने एडमिशन लिया, तो मैंने एडमिशन लिया तो मुझे पढ़ाने के लिए, ठीक है, जो भी लगता है कापी किताब या जो भी बिल्डिंग विल्डिंग जो लगती है, उसका खर्चा सरकार भी देती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ को। तो उसका जब ऐसा होता है तो उसकी फ़ीस सस्ती होती है। लेकिन कुछ सीट क्या कहती है यूनिवर्सिटी, कहती है कुछ सीट हम खुद अपने से चलाएंगे। जैसे समझो मान लो स्कूल, एग्जाम्पल समझो स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है, मान लो उस सरकारी स्कूल में 80 सीट मान लो गवर्नमेंटेड है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा वो फाइनेंस्ड है, उसमें सरकारी मदद मिल रही है। अब 20 सीट उस स्कूल वालों ने अपने मन से कहा, 20 सीट हम अपने मन से बढ़ाते हैं, अपनी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं, तो वो जो 20 सीट कहलाएगा वो कहलाता है सेल्फ फाइनेंस कहलाता है, वो कहलाएगा सेल्फ फाइनेंस्ड। और उसकी फ़ीस महंगी होती है, बस कुल मिला के यही है, सारा वैल्यू सारा सब चीज़ वही रहेगा, पढ़ाई भी वैसी होगी, सब चीज़ वही रहेगी, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस वाली सीट होती है वो महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? क्योंकि उस सीट के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी को या विद्यालय को सरकार से मदद नहीं मिलती है। जैसे आप पढ़ते हो, आप लैब करते हो, आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है, इससे सुविधाएं कहाँ से मिलती हैं? ठीक है, इससे सुविधाएं सरकार की तरफ से उसको पैसा दिया जाता है मेंटेन करने के लिए, किताब का सब चीज़ सुविधाओं को। तो जो सेल्फ फाइनेंस सीट होती है उसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुद मेंटेन करता है, इसलिए उसकी फ़ीस महंगी होती है। तो अगर आपको सेल्फ फाइनेंस वाला सीट मिलेगा तो आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी तुलनात्मक रूप से। जैसे मान लो अगर नॉर्मली है जो जिसको गवर्नमेंट से सहायता मिलता है, अगर उसका 3000 फीस है तो इसका हो सके 5000 होगा, 6000 होगा या 8000 होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हो गया बीए के बारे में। फिर देखो आप ओरिएंटल संस्कृत, प्राच्य संस्कृत का भी कोर्स कर सकते हो, इसमें 25 सीट है केवल। फिर ये है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, ये मीडिया की पढ़ाई है, कैसे हो जो मीडिया वाले होते हैं उसकी पढ़ाई है। तो अगर आपको ये करना है तो इसका भी हमारे पास कैसे, तो हमारे पास कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में इसका भी सुविधा है, BJMS। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स वाला, कॉमर्स 3 प्रकार का है, एक BCom ऑनर्स है और एक NEP का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NEP का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 4 साल वाला है, 3 साल वाला है, 3 साल वाला है BCom ऑनर्स। ठीक, 4 साल है। अरे देखो ऐसा मतलब वही सेल्फ फाइनेंस वाला, सेल्फ फाइनेंस वाला जिसकी फ़ीस महंगी होगी। इसमें 240 सीट है, ऑनर्स वाले में 180 सीट है, ये 450 सीट है, ये 240 सीट है। तो आई जो दोनों नीचे के सेम है, बस सेल्फ फाइनेंस करो, उसकी फ़ीस महंगी होगी। इसमें भी आपको BCom ऑनर्स, ध्यान दो, अच्छा देखो BCom ऑनर्स में अगर आपको BCom ऑनर्स BCom से अच्छा होता है, ऑनर्स हमेशा नॉर्मल रेगुलर डिग्री से अच्छा होता है, BA ऑनर्स भी होता है, BSc ऑनर्स भी होता है। तो जो ऑनर्स वाला होता है वो हमेशा अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा कहते हो डिटेल स्टडी होती है। ठीक, इसलिए देखो ऑनर्स में अगर एडमिशन लेना है तो आपका मिनिमम 60% होना चाहिए, और नॉर्मली वाले में 40% वाला, ये 40%, ठीक, 40-33। नॉर्मली में जनरल OBC के लिए 40 और SC/ST के लिए 33, लेकिन अगर ऑनर्स करना है तो ऑनर्स वाले का जनरल OBC के लिए 60 और 55 SC/ST के लिए। आगे बढ़ते हैं।
फिर एलएलबी हमारे पास 160 सीट है मतलब यूनिवर्सिटी के पास, और ये 10 सेमेस्टर का है, 10 सेमेस्टर का है। एलएलबी करने के लिए 45% आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक। ओबीसी के लिए 42% है, 3% का फ़ायदा ओबीसी को, मतलब इंटर में ये जो है इंटर का मार्क, इंटर का हाई स्कूल में इंटर का मार्क है ये, और एससी के लिए 40% ही है। फिर आते हैं बीएससी, मतलब बीएससी मैथ, तो बीएससी मैथ के लिए देखो आपका 40% होना चाहिए जनरल के लिए, बाकी ओबीसी के लिए भी 40%, एससी के लिए 33%। बीएससी मैथ में भी आपको, बीएससी मैथ करने के लिए आपको भी 2 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा। अगर बीएससी मैथ करना है तो आपको 2 मेजर और 1 माइनर का चयन करना पड़ेगा, वो भी केवल ए, बी और सी ग्रुप से, ठीक। फिर कह रहा है देखो ये तीनों, ये 4 ग्रुप है यहाँ पर, तो 2 मेजर 1 माइनर, जैसे मान लो मैंने ले लिया मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स, स्टार वाला, देखो स्टार वाला मतलब वही है जिसकी फ़ीस महंगी होगी, सेल्फ फाइनेंस वाला, ठीक है। तो मान लो मैंने मैथ ले लिया, फिजिक्स ले 2 मेजर ले लिया, फिर मान लो मैंने, अच्छा देखो मैथ यहाँ पर भी है, मैथ यहाँ पर भी, देखो बोले 2 बार मैथ यहाँ पर भी है, मैथ यहाँ पर, ग्रुप ए में भी मैथ है और ग्रुप डी में भी मैथ है, तो एक बार अगर मैथ ले लिए तो दोबारा मैथ नहीं लेना है, ठीक है, कि ग्रुप ए में भी मैथ ले लिया, ग्रुप डी का भी मैथ ले लिया, तो ग्रुप ए का मैथ ले लिया, फिर फिजिक्स ले लिया, फिर मान लो केमिस्ट्री ले लिया मैंने एडिशनल में, माइनर वाला ऐसे बीएससी बायो का है, वो भी 4 साल का प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें भी आपको 40% चाहिए, ठीक है, जनरल के लिए, और 33% चाहिए एससी एसटी के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बीएससी बायो में देखो ये यहाँ पर भी वही है, 2 मेजर लेना है, 1 माइनर सब्जेक्ट लेना है। अब 2 मेजर मान लो कोई ले लिया, जियोलॉजी बॉटनी ले लिया, फिर ले लिया माइनर में केमिस्ट्री ले लिया, जूलॉजी ले लिया, जियोलॉजी है, जियोलॉजी, दोनों में फ़र्क है। उसके बाद आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो भी 8 सेमेस्टर का है, इसमें 120 सीट है। इसमें आपका मैथ बायो दोनों, और बीएससी एग्रीकल्चर मैथ बायो दोनों वाले कर सकते हैं, खास बात है। बीएससी एग्रीकल्चर मैथ और बायो, भले नाम है बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ और बायो दोनों के सब्जेक्ट कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर वाले भी कर सकते हैं। 45% आपका स्कोर होना चाहिए, और 40% एससी एसटी के लिए। फिर आते हैं फाइन आर्ट्स, जिसमें पेंटिंग की पढ़ाई होती है, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, ये सब कह सकते हो उन बच्चों के लिए है जो ज़माने से कुछ हटकर करना चाहते हैं, ठीक है, भेड़ की चाल नहीं चलना चाहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हर कोई वही बीटेक, बीएससी, ठीक है, या एमबीबीएस, हर कोई जेई नीट यही भागना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन ये सब भी कोर्सेज हैं, ठीक। और जिनको इंटरेस्ट है पेंटिंग का, कला में इंटरेस्ट है, वो सब ये करें। अब देखो यहाँ पर एक खास बात है कि मैक्सिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 21 साल, ठीक है। 21 साल से ज़्यादा उम्र है तो आप एडमिशन नहीं पा सकते हो। केवल 18 सीट है, ठीक है, 8 सेमेस्टर का है, और नीचे वाला जो है वो सेल्फ फाइनेंस वाला है, मतलब महंगी वाली जो सीट है जिसका फीस ज़्यादा लगेगा। उसके बाद अप्लाइड आर्ट मतलब जो कला है, जो हमारे जीवन में काम आती है उसके लिए, ठीक है, उसका भी मैक्सिमम 21 साल है। फिर हमारा शिल्पकारी का पढ़ाई है, ये सब नए ज़माने की नई पढ़ाई, मतलब नए ज़माने की नई पढ़ाई नहीं कह सकते हो, थोड़ा हट के पढ़ाई, पहले से होता रहा है, इन्हें हम कहेंगे कि अभी आया है, पहले से भी होता रहा है, बस थोड़ा हट के है, ठीक है। तो जिनका इंटरेस्ट है वो जाए, ठीक है, भीड़ में भागने से अच्छा कुछ अलग ही करो। फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन का देखो कोर्स है, टेक्सटाइल डिज़ाइन में इसमें कपड़े उपड़े का डिज़ाइन वाला पढ़ाया जाता है, ठीक, 10 सीट है केवल, ठीक। इसमें भी मैक्सिमम एज 21 साल है। ये जो एज लिया जाएगा कैसे लिया जाएगा कि 31 जुलाई तक 31 जुलाई 2025 तक उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर देखो बीएससी योगा है, बीएससी योगा का डिग्री, ये भी थोड़ा अलग है, ये भी थोड़ा, देखो आप लोग इंटर में पढ़ाई किए हो, जिसका मैथ खराब है, कमज़ोर है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, कमज़ोर है, तो ये सब कोर्सेज हैं। आपको कला में इंटरेस्ट है, कला में जाइए, हर कोई मैथ पढ़े, हर कोई साइंस पढ़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बीएससी योगा कीजिए, ठीक है, बीएससी योगा, लेकिन देखो केवल सेल्फ फाइनेंस, इसलिए इसकी फ़ीस महंगी है, 25,000 एक सेमेस्टर का, ठीक है। ये कॉमर्स वाला भी बच्चा कर सकता है, आर्ट्स वाला भी बच्चा कर सकता है, 40% उसका मार्क होना चाहिए, ठीक। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मैथ वाले नहीं कर सकते क्या? जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि बीए बीएससी योगा मैथ वाले नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि मैथ बस लिखा है
इंटरमीडिएट विथ आर्ट्स या कॉमर्स, मतलब आर्ट्स या कॉमर्स वाले ही बीएससी योगा या बीए योगा कर सकते हैं। अच्छा देखो ये 60 सीट है, इसमें 6 सेमेस्टर का है, मतलब 3 ही साल का है, 3 ही साल का है। अच्छा एक चीज़ और भी लिखा है, बीएससी योगा जो ये सेल्फ फाइनेंस है, मतलब इसको यूनिवर्सिटी खुद अपना इसका सारा खर्चा यूनिवर्सिटी ही मेंटेन करती है, जितना भी खर्चा है। इसलिए एक लिख दिए हैं, अगर जैसे 60 सीट है, 60 सीट में से अगर मान लो 10 सीट बस एडमिशन हुआ, ठीक है, ये मतलब पूरा करेक्ट मैं कहूँ तो इन्होंने कहा अगर 60% से कम एडमिशन होगा, इसका 60% निकालोगे तो 36 आएगा, 36, मतलब अगर 36 से कम एडमिशन होगा तो पूरा एडमिशन कैंसिल कर देंगे, मतलब कोर्स ही बंद कर देंगे, नहीं चलाएंगे। जैसे होता नहीं कि भाई हम कोचिंग खोलें, मान लो हम ही कोचिंग खोलें कि 9th भी पढ़ाएंगे इस बार, अब देखिए एडमिशन हुआ कम हुआ, 4 या 5 बच्चे या 10 या 20 बच्चे या 40-50 बच्चे ही आए, 100-150 बच्चों की उम्मीद किए थे हम, मान लो और नहीं आए तो हम कहें भैया आप लोग को भी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़ दें। तो वही बात यहाँ पर भी है, ठीक। फिर बीटेक, याद रखो अगर बीटेक करना है तो ध्यान देंगे, बहुत खास है ये। बीटेक करना है तो बीटेक के लिए आपको ये परीक्षा नहीं देनी है, बीटेक जेईई मेन से ही एडमिशन लिया जाएगा। बीटेक के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कराती है, बीटेक आपका जेईई मेंस के स्कोर पर ही होगा, ठीक है। एडमिशन थ्रू जेईई मेरिट एंड काउंसलिंग बाय यूपीटीयू, एक कीटीयू का काउंसलिंग होता है, ठीक है, उसी में लखनऊ यूनिवर्सिटी का होगा जेईई के द्वारा। मतलब बीटेक के लिए परीक्षा, मतलब जिनको बीटेक करना है, स्पेशली बीटेक करना है वो फॉर्म नहीं भरें, ठीक है, क्योंकि बीटेक का एडमिशन नहीं होगा उस फॉर्म से। बीसीए करना है, बीसीए, अच्छा ध्यान देंगे, बीए, बीएससी फाइन आर्ट्स वाला हो गया, एलएलबी वाला हो गया, ठीक है, बीकॉम हो गया, इन सब का आपका जो पेपर है यूजीईटी, उन्हीं से एडमिशन होगा, उन्हीं से एडमिशन होगा, ठीक, उन्हीं से एडमिशन होगा। लेकिन बीएससी करना है, बीएससी तो उसका अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका फीस भी ज़्यादा है, उसका 1000 फॉर्म फीस है। जैसे इसका जो नॉर्मली है, आप जाओगे वेबसाइट पे तो 2-3 मिलेगा, 3 आपको वेबसाइट पे जाओगे 3 मिलेगा, 3 थे अप्लाई करने वाला मिलेगा। एक मिलेगा बीए, बीएससी, बीकॉम इन सब के लिए मिलेगा, फिर एक बीसीए और बीबीए के मिलेगा, बीसीए और बीबीए के लिए, दोनों के लिए, बीसीए और बीबीए के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। बीसीए बीबीए वाले का फीस 1000 है, 1000 है। जिसको बीसीए बीबीए करना है तो उसका अलग फॉर्म भरना है, और जिसका डी फार्मा है, डी फार्मा उसका भी अलग फॉर्म है, उसका भी फीस 1000 है, डी फार्मा वालों का भी अलग फॉर्म है। तो जिनको स्पेशली बीसीए बीबीए करना है उसका अलग फॉर्म है, अब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी वाला उसका अलग फॉर्म है, ठीक है। तो अगर दोनों करना चाहे तुम दोनों फॉर्म भर सकते हो, ऐसा नहीं तुम दोनों फॉर्म भर सकते हो, 800 वाला जो है और 1000 वाला भी, दोनों फॉर्म भरो, जिसमें अच्छा जाए उसमें करो। लेकिन अगर बीसीए करना है, बीबीए करना है तो 1000 वाला भी फॉर्म भरना पड़ेगा, वो यूजीटी से उसका काम नहीं चलेगा, ठीक, उसका दोनों फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर आते हैं बीबीए का प्रोग्राम, देखो सेल्फ फाइनेंस भी है, दोनों बीबीए 2 प्रकार की, दोनों सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब वही फीस महंगी होगी। फिर आते हैं बी फार्मा, डी फार्मा भी है, ठीक है। बी फार्मा, देखो बी फार्मा का भी एडमिशन यूपीटीयू से ही होगा, यूपीटीयू का बी फार्मा, ठीक है, बी फार्मा का जो एडमिशन होगा वो जेईई मेंस के यूपीटीयू से ही होगा, ठीक, बी फार्मा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मतलब इससे नहीं होगा जो ये फॉर्म भरोगे। हाँ, डी फार्मा का होगा, डी फार्मा वाला फॉर्म है, अभी हम हो सके वेबसाइट खोल के भी दिखा देंगे तुम लोग को, तो उसमें देख लेना। अच्छा ये क्या है, ये अभी तुम लोग की काम चीज़ ये बताया गया कि कैसे पढ़ाई होगी। जो 4 साल की 8 सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर मतलब 4 साल की जो पढ़ाई होती है वो कैसे पढ़ाई चलती है। हर सेमेस्टर का 20 अंक का क्रेडिट स्कोर होता है। लास्ट में आप कह फाइनली जब आते हो, जब 4 साल पढ़ लोगे, ठीक है, ये बीटेक में भी होता है, लगभग हर जगह होता है, जब 4 साल आप पढ़ लोगे तो ये देखा जाएगा कि 160 में आपको कितना क्रेडिट स्कोर मिला है। कोई कहेगा 160 में हमारा 150 बना है, या कोई कहेगा हमारा 100 क्रेडिट बना है, ठीक है। तो जैसे समझो ग्रेड होता है, ग्रेड ए बी सी डी ग्रेड, वैसे ही हर सेमेस्टर का एक क्रेडिट है 20 नंबर का। 20 नंबर में तुमको 16 है, ठीक है, 18 ऐसे मिलेगा। तो ये अभी की काम चीज़ नहीं है, बाद की काम की चीज़ है। अब आते देखो फीस स्ट्रक्चर। बेसिक फीस जो ट्यूशन फीस है वो बीए के लिए वो इतना है, लेकिन आपको इतना जमा करना पड़ेगा, 500 एक्स्ट्रा जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, 500 एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन का। बाकी ये देखो वही, अगर सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, अगर हिंदी जैसे मान लो रेगुलर फीस है, ये जो रेगुलर सरकारी वाला कह सकते हो 3000 का है, लेकिन अगर सेल्फ फाइनेंस वाला ले रहे हो, सेल्फ फाइनेंस वाला, तो उसमें 3000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसे सबके लिए लिखा है, किसके लिए, जैसे होम साइंस के लिए 4000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अगर सेल्फ फाइनेंस है 4000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इतना देने के बाद
उसके बाद ये देखो संस्कृत वाले का फ़ीस है 1649 बस, 500 रजिस्ट्रेशन का है, वो एक्स्ट्रा लगा है। बीकॉम की फ़ीस है, बीकॉम ऑनर्स की देखो फीस इतनी है 27,000, ठीक है, एक सेमेस्टर का 27,830, फिर 500 रजिस्ट्रेशन है उसमें। इनरोलमेंट फ़ीस कहते तो इनरोलमेंट फ़ीस है, इनरोलमेंट फ़ीस है 500 रुपये। बाकी अगर बीएससी मैथ की बात करें, बीएससी मैथ का फ़ीस देखो, बीएससी मैथ का फ़ीस, बीएससी फिजिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का इतना फ़ीस है, फिजिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का इतना फ़ीस है, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का देखो इतना फ़ीस है। अच्छा देखिए, देखो ये देखो हाई जमा इतना करना पड़ेगा। कन्फ्यूज हो गए तो सुनो ध्यान से, ये ट्यूशन फीस है। जैसे मान लो मैथ स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस आप ले लियो तीनों, क्योंकि 3 सब्जेक्ट लेना है, तो आपकी जो बेसिक फ़ीस है ट्यूशन फीस है कहते तो वो 3,527 है। लेकिन आपको उस समय जब एडमिशन कराओगे तो आपको जमा करना पड़ेगा 11,027 रुपये, इसमें जमा करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 8,027 रुपये। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी लेबोरेटरी की फ़ीस, इसमें लैब करोगे उसकी फ़ीस, ठीक है, उसके बाद इनरोलमेंट की फ़ीस, उसके बाद अगर आप जियोलॉजी लेते हो उसका एक्स्ट्रा फ़ीस, मतलब लाइब्रेरी की फ़ीस, मतलब जो और भी चीज़ें फ़ीस होती है, लैब की फ़ीस, ठीक है। जैसे आप इंटर में फ़ाइल बनवाते हैं तो फाइल का फ़ीस लेते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल का फ़ीस लेते हैं कि नहीं, वैसे ही वहाँ पर भी है लैब का, लाइब्रेरी का, जो भी फैसिलिटीज हैं और एक्स्ट्रा जो देनी पड़ती हैं। कंप्यूटर साइंस का देखो, कंप्यूटर साइंस के अलग 3,000 रुपये फ़ीस, इसलिए वो इतना 11,000 हो जा रहा है। उसके बाद बीएससी बायो का, बायो वालों का फ़ीस है ये सब, बायो वालों का देखो ये सब फ़ीस है, ये देखो 23,000 हो जा रहा है। कब? अगर आप जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स अगर पढ़ाई करें, देखो जेनेटिक्स की पढ़ाई टफ है, उसमें अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अच्छे अच्छे कहते हो हमारे लैब चाहिए, तो उन सब का खर्चा कहाँ से लेगी? तुम ही से लेगी, किसी और से थोड़ी लेगी। इसलिए जेनेटिक्स और जीनोमिक्स अगर आप कर रहे हो, केमिस्ट्री और बॉटनी ये ले रहे हो, तो आपका फ़ीस इतना ज़्यादा होगा। 3,000 तो बेसिक फ़ीस है, लेकिन बाकी वो चीज़ें लेबोरेटरी का वगैरह वगैरह जो भी होता है। बीएससी एग्रीकल्चर का फ़ीस देखो 54,005 रुपये है, क्या तो सबसे महंगा इसी का है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर का, जो इसका सेल्फ फाइनेंस होगा मेरे ख्याल से। फिर योगा वाले का फ़ीस है 25,080, योगा का फ़ीस है। आते हैं हम, ऐसे सारा फ़ीस है, सबका दिया है, ठीक, ऐसे सबका फ़ीस देखते रहेंगे तब तो फीस ये देखते रह जाएंगे। अब आते हैं मोड ऑफ एडमिशन, वही अगर आपको बीए कॉमर्स, लॉ, बीएससी वाला, ठीक है, और एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, योगा, मेडिकल और डिप फार्मेसी, इन सब का एडमिशन है तो आपको यूजीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यूजीटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये चीज़ पहले बता चुके हैं। एग्जाम देने के बाद उसमें जो नंबर मिलेगा उसी आधार पे मेरिट बनेगा। नंबर अगर बड़ा हो जाएगा तो इंटर का नंबर देखा जाएगा, इंटर का भी बड़ा हो जाएगा तो हाई स्कूल का नंबर जाएगा, हाई स्कूल का भी बड़ा हो जाएगा तो उसका उम्र देखा जाएगा, बाकी वेटेज तो दिया जाएगा, वेटेज उसको मिलेगा। पेपर देखो क्या होगा, पेपर 100 सवाल आएंगे, ठीक है, पेपर 100 सवाल आएगा, एक सवाल 2 नंबर का होगा, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा। 100 सवाल आएगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट का, केवल 90 मिनट का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब लिखने वाला नहीं रहेगा, ऑप्शनल ही आएगा, ऑप्शनल ही आएगा, OMR वाला ही आएगा, ठीक है। अच्छा ये नहीं लिखा है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये नहीं लिखा है, जहाँ तक मेरा चांस है ऑफलाइन ही होगा, कहीं लिखा नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा कि ऑफलाइन वाला होगा, OMR वाला होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन लिखा है कि मल्टीपल चॉइस होगा, 100 सवाल आएंगे, एक सवाल 2 नंबर का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 90 मिनट का आएगा। बीए का, अगर बीए वाला देखो, बीए वालों के लिए क्या है, हिंदी इंग्लिश सिलेबस देखते हैं। बीए वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, 10+2 लेवल का। हिंदी है, इंग्लिश है, भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, मनोविज्ञान है और अर्थशास्त्र है, ठीक है। 10+2 मतलब 12 लेवल का सब आएगा। बीकॉम वालों का रीजनिंग आएगा, मानसिक योग्यता, ठीक है, कॉमर्स का सवाल आएगा, अकाउंटिंग का आएगा, कॉमर्शियल मैथ आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा और कंप्यूटर भी आएगा 10+2 लेवल का, कंप्यूटर साइंस नहीं, कंप्यूटर। बीकॉम का ये सिलेबस है। बीकॉम वाले के लिए कॉमर्स, अकाउंटिंग, कॉमर्शियल मैथ, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और मेंटल एबिलिटी। बीएससी वालों के लिए फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा 10+2 लेवल का। फिर मेंटल एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग भी कुछ रहेगा और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का भी कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाएगा। बेसिक नॉलेज देखो सब ज़रूरी है, ठीक है, कंप्यूटर भी पढ़ना जरूरी कह सकते हो मिला जुला के। तो बीएससी का ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और उसके बाद कह सकते हो कंप्यूटर का कुछ बेसिक सवाल। एग्रीकल्चर वालों का, बीएससी एग्रीकल्चर वालों का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मेंटल एप्टीट्यूड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर भी है, ठीक।
बीएससी वालों के लिए ये। फिर एलएलबी वालों के लिए, एलएलबी जिनको करना है, एलएलबी जिनको करना है उनका है लीगल अवेयरनेस, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो लीगल जानते हैं कुछ बच्चे जो मैथ वाले नहीं जानेंगे, ठीक है, जो इंटर में ही लॉ क्लास में चले जाते हैं वो पढ़ते हैं। तो लीगल अवेयरनेस, हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, ठीक है, जनरल साइंस आएगा, रीजनिंग भी आएगा, तर्क शक्ति और मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता के सवाल आएंगे। अगर बीबीए करना है, देखो बीबीए वाले का सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज केवल जीके आएगा, जनरल इंग्लिश बस आएगा और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का मतलब वही है जो बेसिक मैथ के सवाल होते हैं, परसेंटेज वाला, रेशियो वाला, लाभ हानि, ठीक है, स्पीड वाला, गति चाल, यही सब, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ये भी आएगा। बीसीए जिनको करना है, बीसीए वालों के लिए जनरल नॉलेज आएगा, जीके आएगा, जनरल इंग्लिश बस आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, वही बेसिक मैथ कह सकते हो, जिसमें वही लाभ हानि बटा जो होता है, परसेंटेज और मैथ आएगा, कंप्यूटर साइंस भी आएगा और लॉजिकल रीजनिंग भी आएगा। मैथ भी आएगा बीसीए वालों का, मैथ भी आएगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और लॉजिकल रीजनिंग भी आएगा। डी फार्मा, जो डी फार्मा वाले फॉर्म भरेंगे, डी फार्मा का जो उसका अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। डी फार्मा वाले का भी 100 सवाल आएगा, 100 सवाल, जिसमें 50 सवाल फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके होंगे और 50 सवाल या मैथ के होंगे या फिजिक्स होंगे, या मैथ या फिजिक्स। मैं तो पूरा 50 सवाल मैथ रहेगा या पूरा फिजिक्स बोल रहे हैं, फिजिक्स नहीं, बायो, या पूरा सवाल 50 मैथ रहेगा या 50 बायो रहेगा, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। मैथ देखो लिखा, मैथ्स और बायो, मतलब 50 मैथ रहेगा या बायो और 25 फिजिक्स केमिस्ट्री भी। अगर योगा वालों का देखा जाए, योगा वालों का जीके आएगा, इंग्लिश आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस आएगा, ठीक। ये बाकी है काउंसलिंग प्रोसीजर बात की चीज़ है, एडमिशन बात की चीज़ है सीधे। अच्छा ये भी देखो, ये कहीं नहीं लिखा है, एग्जाम डेट नहीं बताया गया है, एग्जाम डेट कहीं लिखा ही नहीं है। देखो पूरा पढ़ते चलेंगे, अभी एग्जाम डेट की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अनुमानतः ये लगा जा रहा है कि मई लास्ट में पेपर होगा, सीयूटी के पेपर के बाद ही, जहाँ तक उम्मीद किया जा रहा है सीयूटी के पेपर के बाद ही इसका पेपर होगा। अभी डेट नहीं आया, कंफर्म डेट। और क्या है देख लेते हैं। और ये फॉर्म भरते वक्त आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये दोनों एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि यही बार बार काम आएगा लॉगिन करते हुए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, ठीक। एक और मोबाइल नंबर होना चाहिए, गार्जियन का कह सकते हो, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। देखो 800 है अगर वो बीए बीएससी वाला है, बीबीए बीसीए के लिए 1000 है और डी फार्मा के लिए 1000 है, ठीक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं, सब बात कर चुके हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं तभी भी आप फॉर्म भर सकते हो। ध्यान दो, सबको नहीं, सबको, जिसको जीरो फीस वाला लाभ चाहिए, जिसको जीरो फीस वाला लाभ चाहिए उसी का, मान लो मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं तभी भी मैं फॉर्म भर सकता हूँ, लेकिन मुझे जीरो फीस वाली सीट नहीं मिलेगी, पूरी फीस वाली सीट मिलेगी। तो जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बस उनको जीरो फीस वाला लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म भरते हुए बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। जो भी नहीं कि एक ही बार में फॉर्म भरो, आराम से फॉर्म भरेंगे, ठीक। और 100 रुपये पहले भरना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करते हुए ठीक 100 रुपये भरना पड़ेगा, ठीक। ये सब जो फॉर्म भरने वाला वो सब बताएगा तुमको, ये सब तो तुम्हारे हम बताने वाले कि क्या क्या आएगा, कैसे किसी में क्या एडमिशन होगा, क्या कोर्स होगा वगैरह। ये तो साइबर कैफ़े वाले का काम है, ठीक है, जहाँ फॉर्म भराने जाओगे वो सब वही सब सावधानी बताया कि हाँ आपको प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद पूरी तरह फॉर्म भर देना है, आराम से भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक। अगर आपका देखो लिखा है, अगर आपका रिजल्ट निकल चुका है, तो आपको अंक भरने पड़ेंगे, कितने सब्जेक्ट में कितना अंक आया है। अगर रिजल्ट नहीं निकला तो कोई बात नहीं, रिजल्ट निकल चुका है तो फॉर्म भरते समय आपको नंबर भरना पड़ेगा कि हाँ मैथ में इतना नंबर है, इंग्लिश में इतना नंबर है, हाँ। उसके बाद पेमेंट कर देना है, नेट बैंकिंग से पेमेंट हो जाएगा। और क्या चीज़, और कोई काम की चीज़ देख लेते हैं। कोई समस्या तो हेल्पलाइन नंबर है, देखो ये, अगर कोई समस्या है तो ये हेल्पलाइन नंबर है। किस चीज़ की रिगार्डिंग, पेमेंट। अगर जैसे होता क्या है, देखो कभी कभी पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, अटक जाता है फॉर्म, उसके रिगार्डिंग आप इस पर आप फ़ोन कर सकते हो। वो भी वर्किंग आवर मतलब क्या कह सकते हो, 10 से 5 या 9 से 5 कह सकते हो, ठीक है, 5 बजे के बाद नहीं। इसलिए 30 तारीख लास्ट डेट है, ज़्यादा वेट नहीं करो, आज और कल में फाइनल कर दो। अगर मान लो पेमेंट अटक जाए तो कम से कम तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम रहे,
24 घंटे का 48 घंटे का टाइम है, 24 घंटे इंतजार कर सको, तब ना हो तो फ़ोन करो इस पर, ठीक। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करो बस। उसके बाद ये इनकी कहानियाँ हैं, क्या क्या ये किए हैं, और ये इनके अचीवमेंट्स हैं। देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी के, यहाँ बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, मैंने देखा हुआ है क्योंकि मेरा खुद बीटेक जो है लखनऊ से है। बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, मन खुश हो जाता है देख करके। जैसे एक फ़ोटो भी दिखाऊं मैं तुमको, ये देखो क्या लाजवाब फ़ोटो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। अंदर से भी बहुत सुंदर है, बाहर से भी सुंदर है, और दिल से सुंदर तो है ही, ठीक। चलो अब इसके आगे कल, धन्यवाद।